एवरीवन, हाउ यू आर? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग योर स्टडीज़ वेल। सो आज हम फिर से आ चुके हैं वसंत, जो कि टेक्स्ट बुक है क्लास 8th के लिए। सो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, जो कि चैप्टर था हमारा लाख की चूड़ियाँ। एंड हम इसके बिल्कुल एंड पर पहुंच गए थे। जिसका एंड है उसका लास्ट पेज बचा था हमारा, ये रहा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो गए जब मेरे लिए वह मलाई बचाए रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेचती, कहाँ से खिलाता है? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। क्या हुआ कि जो लेखक थे वो चुप हो गए। क्यों हो गए? उन्हें उन पुराने दिनों की याद आ गई जब जो बदलू थे उनके लिए मलाई बचा कर रखा करते थे। तो लेखक जो है बदलू से क्या पूछते हैं, गाय अच्छी है काका? तो वो क्या बोलते हैं बदलू कि कहाँ लल्ला, गाय तो 2 साल हुए बेचती, उसे कहाँ से खिलाते खाना? इतने में रज्जू, उसकी जो बेटी थी, वो अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले। डलिया यानी कि एक टोकरी सी होती है। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम का एक बखत में खा जाता था। मतलब कि वो बहुत सारे आम होते हैं, तो लेखक कहते हैं कि मैं इतने सारे आम कहाँ खा पाऊँगा? तो बदलू क्या बोलते हैं कि वो मतलब वाह वाह बोलते हैं, फिर हंस पड़ते हैं, बोलते हैं शहरी ठहरे ना, तुम शहर के हो। जब मैं तुम्हारे उम्र का था ना, एक टाइम में इसके 4 गुना खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा आप लोगों की बात और है, आप तो गाँव के हो ना। अच्छा बेटी लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो। तो मतलब बेटी को बोलते हैं बदलू कि लल्ला को अच्छे 4-5 आम छाँट कर दो। सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। सिंदूरी वाले देना मतलब सिंदूरी भी एक आम होता है, वो वाले देना। क्योंकि फिर वो लला से बोलते हैं लेखक से कि देखो इसी साल ये आम तैयार हुए हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहाँ शहर से ले आओ। देखो रज्जो जो उनकी बेटी थी, वो जब आम बढ़ा रही थी तो लेखक की नज़र उसकी कलाइयों पर पड़ी। तो जब जो बदलू थे उन्होंने देखा कि उसकी नज़र कहाँ पर जा रही है, तो वो बोले कि यही आखिरी लाख की चूड़ियाँ थी, आखिरी जोड़ा मैंने यही बनाया था। ज़मींदार की बेटी की शादी में वो 10 आने पैसे दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। कह रहे थे कि फिर मैंने कहा कि शहर से ले आओ ये चूड़ियाँ। फिर उन्होंने अपनी बेटी को पहना दी। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। मतलब कि वो उन्होंने आम खा लिया और फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले गए। उन्हें खुशी हुई कि मतलब बदलू हार कर भी हार नहीं मानी। वो मतलब हार गया है, उसने चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका व्यक्तित्व, जो उसका स्वभाव है, वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो कि आसानी से टूट जाए। तो ये जो लेखक थे वो कौन थे? कामतानाथ। कौन थे? कामतानाथ। ध्यान रखिएगा, कामतानाथ। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। आज हम जितने होंगे हम उतने करेंगे। कहानी से, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाते थे और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहते थे? देखिए, अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब लेखक वहां से लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय जैसे कि जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। मुद्रा के
प्रादुर्भाव के पहले सारा लेन देन विनिमय वस्तु विनिमय के रूप में ही होता था। विनिमय की प्रचलित पद्धति धन है, यानी कि हम कोई सामान लेते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं, पैसे। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। चूँकि सैकड़ों मनुष्य का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनें काफ़ी हैं, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगरों बेकार हो जाते हैं। वे बेरोज़गार होकर भूखे मरने के कागार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया गया है। तो यह था हमारा तीसरा। चौथा देख लेते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो वो कौन सी व्यथा थी। चूड़ियाँ बनाने वाला कुशल कारीगर बदलू का काम छिन चुका था। वह उपेक्षित, असहाय तथा लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी वही हर ओर दिखाई पड़ रही थी। अब कारीगरों के बदले कम सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। तो आज हम इसी क्वेश्चन तक करें। 5th क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।